हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एग्री टू कल्चर फैमिली के इस यूट्यूब चैनल पे। तो आईपीएस एफओ 2026 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए जो एग्रीकल्चर की एमसीक्यू सीरीज चलाई जा रही है, आज इसका चौथा लेक्चर होने वाला है। इस क्लास में हम लोग इस सीरीज में हम लोग एग्रीकल्चर के जितने भी सब्जेक्ट है उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन के साथ साथ जितने भी ऑप्शन है उसको अच्छे तरीके से यहाँ पर डिस्कस करते हुए, कंसेप्ट को क्लियर करते हुए, जितना भी वहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकता है, उसको अच्छे तरीके से डिस्कस करते हुए सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर करने का प्रयास किया जाएगा। तो बस आपको क्लास के एंड तक बने रहना है। यहाँ पर जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ऑप्शन भी यहाँ पर दोनों लैंग्वेज में रहने वाला है। तो अपने एग्रीकल्चर की प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए, प्रीलिम्स एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए यहाँ पर इस क्लास के एंड तक बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। नेशनल सीड पॉलिसी वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर? राष्ट्रीय बीज नीति जो है, नेशनल सीड पॉलिसी, किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 1988, 1991, 2002, 2005, 2010। तो यहाँ पर जो नेशनल सीड पॉलिसी है, इसको कब स्टार्ट किया गया था, किस ईयर में स्टार्ट किया गया था? तो यहाँ पर जो नेशनल सीड पॉलिसी है, इसके लॉन्च ईयर की बात करेंगे तो 2002। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 2002 में इसको लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पर नेशनल सीड पॉलिसी की बात करेंगे तो नेशनल सीड पॉलिसी है, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा वर्ष 2002 में इसको लाया गया, वर्ष 2002 में इसको लॉन्च किया गया। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? तो ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो एग्रीकल्चर के सेक्टर में हाई क्वालिटी सीड प्रोवाइड करना, न्यू वेराइटीज को प्रोवाइड करना और साथ ही साथ यहाँ पर जो सीड प्रोडक्शन सिस्टम है इसको उपलब्ध करवाना, ये सब इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। तो यहाँ पर लिखेंगे ऑब्जेक्टिव क्या था? हाई क्वालिटी सीड, न्यू वेराइटीज और साथ ही साथ जो सीड प्रोडक्शन टेक्निक है, सीड प्रोडक्शन सिस्टम, इसको उपलब्ध करवाना। ये इसका ऑब्जेक्टिव था, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। तो इसके ऑब्जेक्टिव को याद रखेंगे, ईयर को याद रखेंगे और साथ ही साथ इसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान शामिल थे उसको भी याद रखना है। प्रावधान क्या क्या थे? तो यहाँ पे सीड से रिलेटेड कुछ प्रावधान थे, जैसे कि सीड प्रोडक्शन हो गया, सीड प्रोडक्शन, सीड सर्टिफिकेशन हो गया, सीड का यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, साथ ही साथ यहाँ पर सीड का इंपोर्ट, सीड इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, इसके यहाँ पर प्रावधान शामिल थे। इसी पॉलिसी के अंतर्गत सारा प्रावधान लिखा गया था। तो इन सारी चीजों को याद रखेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2002 में नेशनल सीड पॉलिसी को लाया गया। ऑब्जेक्टिव हाई क्वालिटी सीड को प्रोवाइड करना, न्यू वेराइटीज, सीड प्रोडक्शन सिस्टम है इसको उपलब्ध करवाना। प्रावधान क्या क्या थे? तो सीड प्रोडक्शन से रिलेटेड, सीड सर्टिफिकेशन से रिलेटेड, सीड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, साथ ही साथ सीड के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो प्रावधान था वो भी इसी पॉलिसी में था। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले यहाँ पर सीड से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, कुछ ईयर की बात करेंगे और कब यहाँ पर सीड से रिलेटेड चीजें आया। जैसे कि हो गया यहाँ पे 1963 की बात करेंगे, इस ईयर को याद रखेंगे। 1963 में क्या आया था? तो एनएससी, क्या है फुल फॉर्म इसका? तो नेशनल सीड कॉर्पोरेशन। ये कब आया था? तो ये 1963 में, 1963 में। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर 1966 की। 1966 में क्या आया था? तो यहाँ पर सीड एक्ट, सीड एक्ट है, ये कब आया था? तो ये 1966 में। उसके बाद यहाँ पर 1968 की बात करेंगे, 1968, 1968 की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या आया था? तो यहाँ पर सीड रूल, सीड रूल कब आया था? तो ये 1968 में। उसके बाद यहाँ पर अगला चलेंगे तो अगला जो है वो है आपका 1983। 1983, 1983 में क्या आया था? तो सीड कंट्रोल ऑर्डर, सीड कंट्रोल ऑर्डर, ये कब आया था? तो 1983 में। उसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पर 1988, न्यू पॉलिसी ऑन सीड डेवलपमेंट, न्यू पॉलिसी ऑन सीड डेवलपमेंट, ये कब आया था? तो 1988 में। उसके बाद एक और यहां पर देखेंगे 2002 में, जो अभी हम लोगों ने देखा, नेशनल सीड पॉलिसी,
तो ये सारा जो है सीड से रिलेटेड कुछ पॉइंट है, इसके ईयर है, इसको याद कर लेंगे, कब क्या बना था, कब क्या आया था, ये सारा चीज आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो ये सब पहला क्वेश्चन से रिलेटेड था। इसके बाद हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है यहाँ पे नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन एनएचएम वाज लॉन्च इन विच ईयर। राष्ट्रीय बागवानी मिशन जो एनएचएम है किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 2003-4, 2004-5, 2005-6, 2007-8, 2010-11। तो यहाँ पर जो एनएचएम है नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, ये 2005-6 में आया था। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 2005-2006 में नेशनल हॉर्टिकल्चर जो मिशन है इसको लॉन्च किया गया था। ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत लॉन्च किया था? तो मिनिस्ट्री यहाँ पे याद रखना आपको, एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। इस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये है। फिर जो एनएचएम है ये बाद में मर्ज हो गया था एमआईडीएच के अंतर्गत। तो ये मर्ज कब हुआ? मर्ज किसमें हुआ? ये एमआईडीएच में। कब हुआ? तो 2014-15 में। एमआईडीएच का फुल फॉर्म क्या है? तो इसके फुल फॉर्म को भी यहां पर जान लेंगे, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, ये इसका फुल फॉर्म है। फोकस क्रॉप की बात करेंगे तो यहां पर जो एनएचएम है इसके अंतर्गत किस किस क्रॉप को फोकस किया गया था? तो फोकस क्रॉप को यहां पर देखेंगे। फोकस क्रॉप की बात करेंगे तो फ्रूट हो गया, वेजिटेबल हो गया, स्पाइसेस हो गया, फ्लावर, साथ ही साथ प्लांटेशन क्रॉप। ये सब जो क्रॉप है इसके ऊपर फोकस किया गया था एनएचएम के अंतर्गत, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के अंतर्गत। इसकी शुरुआत है ये 2005-2006 में इसको लॉन्च किया गया था, बाद में इसको मर्ज कर दिया गया एमआईडीएच के अंतर्गत, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत। तो ये सारा पॉइंट है। ये दूसरा क्वेश्चन से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ऑयलसीड क्रॉप्स जनरली रिक्वायर्स हायर क्वांटिटी ऑफ विच न्यूट्रिएंट। तिलहनी फसलों को सामान्यतः किस पोषक तत्व की अधिक आवश्यकता होती है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम। तो जितने भी यहाँ पर ऑयलसीड क्रॉप है, तिलहनी फसल है, इनको किस न्यूट्रिएंट की अधिक आवश्यकता होती है? तो यहाँ पर जो ऑयलसीड क्रॉप है इसको अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है। ऑयलसीड जो क्रॉप है इसको क्या कहा जाता है? इसको दूसरा नाम क्या है? तो इसको सल्फर लविंग क्रॉप भी कहते हैं। सल्फर लविंग क्रॉप के नाम से भी ये जाना जाता है। कौन? ऑयलसीड क्रॉप। इससे क्या क्या इंप्रूव होता है? जब भी यहाँ पर सल्फर को अप्लाई किया जाता है, सल्फर न्यूट्रिएंट यहाँ पर दिया जाता है, तो इससे ऑयलसीड क्रॉप में काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। इंप्रूवमेंट की बात करेंगे तो किस किस में? तो ऑयल कंटेंट में यहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पर सीड की जो क्वालिटी है ये अच्छा होता है। प्रोटीन सिंथेसिस में इसका अच्छा खासा रोल है। ऑयलसीड क्रॉप में प्रोटीन के सिंथेसिस में इसका अच्छा खासा रोल होता है। किसका? सल्फर का। साथ ही साथ यहाँ पर यील्ड बेटर देखने को मिलता है। तो ये सब यहाँ पर इंप्रूवमेंट मिलता है कब? जब यहाँ पर सल्फर को अप्लाई किया जाता है, सल्फर जो न्यूट्रिएंट है इसको अप्लाई किया जाता है ऑयलसीड के क्रॉप में। और साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे और किस किस क्रॉप में सल्फर की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट की बात करेंगे तो किस किस क्रॉप में? तो पहला यहाँ पर मस्टर्ड हो गया। कहने का मतलब है जितने भी ऑयलसीड क्रॉप है। ग्राउंडनट हो गया, सिसमम हो गया, सनफ्लावर हो गया। तो ये सब जो क्रॉप है इसको सल्फर की रिक्वायरमेंट होती है अधिक मात्रा में, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट यहाँ पे द गॉल मीज रेसिस्टेंट वेराइटी ऑफ राइस इज। धान की जो गॉल मीज है पीत मच्छर प्रतिरोधी किस्म कौन सी है? जया, IR8, फाल्गुना, रत्ना, तैचुंग नेटिव 1, TN1।
तो यहाँ पर जो गॉलमी से रेसिस्टेंट वेराइटी है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, फाल्गुना। इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, फाल्गुना। फाल्गुना हो गया, और भी यहाँ पर वेराइटीज है, जैसे कि फाल्गुना हो गया, सुरेखा हो गया, सुरक्षा हो गया, ये सब जितनी वैरायटी है ये गॉलमी से रेसिस्टेंट है और राइस की वैरायटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज फॉर इरिगेशन इन मेज इज। मेज मक्का में सिंचाई की सबसे महत्वपूर्ण क्रिटिकल अवस्था कौन सी है? नी हाई स्टेज, टेस्लिंग स्टेज, सिल्किंग स्टेज, डफ स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज। तो यहाँ पर जो मेज है मक्का, इसमें क्रिटिकल स्टेज जो है इरिगेशन का वो कौन सा अवस्था होता है? तो यहाँ पर मेज में बात करेंगे, जो इरिगेशन के लिए क्रिटिकल स्टेज होता है वो होता है सिल्किंग स्टेज। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। सिल्किंग स्टेज क्या होता है इस चीज को भी समझेंगे। सिल्किंग स्टेज पर जो पुष्पक्रम होता है, मादा पुष्पक्रम, इसको ईयर बोला जाता है, ईयर। इससे यहाँ पर सिल्क निकलता है, सिल्क का फॉर्मेशन होता है, सिल्क का फॉर्मेशन होता है। और अगर इस टाइम यहाँ पर अगर वाटर का स्कार्सिटी होता है, इरिगेशन अगर नहीं मिलता है, इरिगेशन अगर नहीं मिलता है, तो यहाँ पर दानों की जो संख्या है, दानों की संख्या, इसको क्या बोला जाता है दानों की संख्या को? तो करनाल सेट बोलते हैं, करनाल सेट बोलते हैं, ये कम हो जाता है। यहाँ पर इरिगेशन ना मिलने के कारण जो दानों की संख्या है, करनाल सेट जो होता है, इसमें कमी आ जाती है, और जिसके कारण फिर वाटर स्ट्रेस के कारण जो सिल्क इमरजेंस होता है, सिल्क इमरजेंस, सिल्क जो निकलने वाला होता है वो, और पॉलन वाइबिलिटी है, ये प्रभावित होता है। इसीलिए यहाँ पर इरिगेशन जरूरी होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, सिल्किंग स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड सब्सिडी ऑन फर्टिलाइजर्स विद इफेक्ट फ्रॉम। भारत सरकार ने उर्वरकों पर सब्सिडी, फर्टिलाइजर सब्सिडी कब से प्रारंभ की? नवंबर 1 1966, नवंबर 1 1969, नवंबर 1 1977, अक्टूबर 2 1988, अक्टूबर 4 2000। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जितने भी फर्टिलाइजर है इस पे सब्सिडी जो है ये कब से प्रारंभ की गई? तो यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा नवंबर 1 1977 में, 1977 में, इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 1977 में आरपीएस के बिहाफ पे, आरपीएस को लॉन्च करके इसके माध्यम से यहाँ पर सब्सिडी व्यवस्था को लागू किया गया। आरपीएस के फुल फॉर्म की बात करेंगे तो क्या होता है? तो रिटेंशन प्राइस स्कीम। इसके माध्यम से जितने भी फर्टिलाइजर है इस पर यहाँ पर सब्सिडी देना स्टार्ट कर दिया। इनका उद्देश्य क्या था? जितने भी किसान है, फार्मर है, उनको उर्वरक का उचित और सस्ती कीमत पर उपलब्ध करवाना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। तो यहाँ पर पूछेगा कि आरपीएस कब आया, तो ये भी 1977 में, इसी के माध्यम से यहाँ पर सब्सिडी दिया जाने लगा। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, जैसे कि यहाँ पर न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी जो है, एनबीएस, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी, ये कब स्टार्ट हुआ? तो ये 2010 में, इस चीज को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकीओची डिजीज इन राइस इज ड्यू टू द टॉक्सिसिटी कॉज्ड बाय। धान में आकीओची रोग किस तत्व यौगिक की विषाक्तता के कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए जिंक, ऑप्शन नंबर बी फास्फोरस, ऑप्शन नंबर सी आयरन, ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन नंबर ई मैग्नीशियम। तो यहाँ पर जो आकीओची डिजीज है ये एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कि वाटर लॉग कंडीशन में धान के खेत में देखने को मिलता है। तो ये किसके कारण होता है? तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण होता है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। इसके कारण होता है। कहाँ पे होता है? तो धान के खेत में होता है। कहाँ पे? वाटर लॉग कंडीशन में, वाटर लॉग कंडीशन में। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पर जिंक की कमी से खैरा डिजीज देखने को मिलता है। खैरा डिजीज जो है ये जिंक की कमी से कारण होता है। आयरन की टॉक्सिसिटी से क्या होता है? टॉक्सिसिटी से यहाँ पर राइस में ब्रॉन्जिंग देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो था हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फैलरिस माइनर इन वीट कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग। गेहूं में फैलरिस माइनर जो गुली डंडा के नाम से खरपतवार जाना जाता है, इसके नियंत्रण के लिए किस शाकनाशी द्वारा किया जाता है? 2,4-D, आइसोप्रोट्रियोन, एट्राजीन, ग्रेमोक्सोन, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो फैलरिस माइनर है, इसके कॉमन नेम की बात करेंगे तो क्या है? इसको गुली डंडा के नाम से भी जाना जाता है, और इसको क्या बोला जाता है? तो इसको गेहूं का मामा भी बोला जाता है। इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर आइसोप्रोट्रोन का यूज किया जाता है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, आइसोप्रोट्रोन। इसका यहाँ पर टेस्ट वेट की बात करेंगे तो कितना होता है? तो 2 ग्राम होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, टेस्ट वेट जो है ये एग्जाम में पूछा जाता है। फैलरिस माइनर का टेस्ट वेट कितना होता है? तो 2 ग्राम। ये सारा क्वेश्चन यहाँ से बनता है। 2,4-D है, ये ब्रॉड लिव्ड वाले जितने भी वीड्स है उसके लिए यूज में लिया जाता है। एट्राजिन की बात करेंगे तो मुख्यतः ये हर्बिसाइड है जो कि मेज में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग रूट्स आर परमानेंट टाइप इन शुगर केन। गेहूं में निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें जो है परमानेंट होती है? सेट रूट्स, सूट रूट्स, प्रॉप रूट्स, ऑल ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। तो शुगर केन है, शुगर केन में जो स्थायी जड़ें होती है परमानेंट, वो कौन सी होती है? तो शुगर केन में सबसे पहले जो बनता है वो है सेट रूट। कौन सा रूट बनता है? तो सेट रूट। किससे बनता है? तो जो बीजक होते हैं सेट, इससे इसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसके बाद ये एक अस्थायी होता है। उसके बाद यहां पर सूट रूट का डेवलपमेंट होता है, और जो सूट रूट होता है इसी से पूरा जीवन काल, पूरा फसल का जो जीवन काल है इसी रूट से चलता है। इसी से जल और पोषक तत्वों का अवशोषण होता है, और यही जो है परमानेंट रूट कहलाता है शुगर केन का। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, सूट रूट्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है, जो शुगर केन है, शुगर केन में प्रोपगेशन जो है ये किसके द्वारा होता है? प्रोपगेशन जो होता है वो किसके द्वारा होता है, ये आपको कमेंट करके बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, शुगर केन का प्रोपगेशन किसके द्वारा होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द टॉप पोर्शन ऑफ शुगर केन शुड बी सिलेक्टेड फॉर सीड पर्पस बिकॉज बड टिश्यू आर रिच इन। गन्ने के ऊपरी भाग टॉप पोर्शन को बीज हेतु इसलिए चुना जाता है क्योंकि उसकी कलियां जो है बड्स किससे समृद्ध होती है? सुक्रोज, गैलेक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझना है कि गन्ने का जो ऊपरी भाग है टॉप पोर्शन, उसको बीज के लिए चुना जाता है क्योंकि इसकी जो कलियां होती है, बड्स होती है, उसमें कुछ ना कुछ यहाँ पर पाया जाता है। वो किस चीज की अधिकता होती है, यही इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जो गन्ना का ऊपर वाला पार्ट होता है टॉप पोर्शन, ये काफी एक्टिव होता है, काफी एक्टिव होता है, और साथ ही साथ इसमें फास्ट जर्मिनेशन देखने को मिलता है। एक्टिव होता है, फास्ट जर्मिनेशन देखने को मिलता है टॉप पोर्शन, और इसमें जो एंजाइम पाया जाता है वो है ग्लूकोज। इसमें ग्लूकोज की अधिकता होती है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। और सुक्रोज की अधिकता कहाँ पे होती है? तो ये मिडिल वाला जो पार्ट होता है, इसका जो मिडिल वाला पार्ट होता है या फिर बॉटम पार्ट होता है, यहां पर जिसकी अधिकता देखने को मिलेगा जिस शुगर का, वो है सुक्रोज। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। जो शुगर केन का टॉप पोर्शन होता है वो काफी एक्टिव होता है, फास्ट जर्मिनेशन देखने को मिलता है। इसमें जो पाया जाता है शुगर वो होता है ग्लूकोज, और रिड्यूसिंग शुगर यहाँ पर प्रेजेंट होता है। और बाकी का जो पार्ट है मिडिल और बॉटम वाला, यहाँ पर सुक्रोज कंटेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ग्रोथ स्टेज ऑफ शुगर केन इज मोस्ट क्रिटिकल फॉर इरिगेशन। गन्ने में सिंचाई की सबसे महत्वपूर्ण क्रिटिकल अवस्था जो है वो कौन सी है? जर्मिनेशन स्टेज, ग्राउंड ग्रोथ फेज, फॉर्मेटिव स्टेज, राइपनिंग स्टेज, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर शुगर केन में जो मोस्ट क्रिटिकल इरिगेशन माना जाता है जो स्टेज, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, फॉर्मेटिव स्टेज। फॉर्मेटिव स्टेज, यहाँ पर इरिगेशन डालना अनिवार्य होता है शुगर केन में। ये जो स्टेज है ये कब आता है? तो यहाँ पर 45 से 120 दिन, डे आफ्टर प्लांटिंग। 45 से 120 दिन का जो पीरियड होता है ये फॉर्मेटिव स्टेज कहलाता है। यहाँ पर इरिगेशन, क्रिटिकल इरिगेशन स्टेज ये माना जाता है। यहाँ पर क्या होता है? तो टिलरिंग का फॉर्मेशन होता है, टिलरिंग का फॉर्मेशन होता है, सूट डेवलपमेंट होता है,
साथ ही साथ रूट का जो ग्रोथ है वो तेजी से होता है। रूट ग्रोथ जो है ये तेजी से होता है, तो इसीलिए यहाँ पर देख सकते हैं कि टिलरिंग बन रहा है, सूट बन रहा है, रूट बन रहा है। तो इसीलिए ये जो स्टेज है ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पर इरिगेशन देना अनिवार्य होता है। इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, फॉर्मेटिव स्टेज। जर्मिनेशन स्टेज जो है ये कितने से कितने दिन का होता है, तो 0 से 45 डे आफ्टर प्लांटिंग। ग्राउंड ग्रोथ फेज की बात करेंगे तो 120 से 270 डे आफ्टर प्लांटिंग। राइपनिंग स्टेज की बात करेंगे तो 270 टू हार्वेस्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच एलिमेंट इज इनडायरेक्टली रिलेटेड विद ड्राउट रेसिस्टेंट इन प्लांट्स। पौधों में सूखा सहनशीलता ड्राउट रेसिस्टेंट के से अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, जिंक, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो एलिमेंट इनडायरेक्टली रिलेटेड है ड्राउट रेसिस्टेंस से वो है आपका पोटेशियम। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। इसीलिए इसको एक और नाम से जाना जाता है, एलिमेंट ऑफ ड्राउट रेसिस्टेंट। इसको क्या कहा जाता है? एलिमेंट ऑफ ड्राउट रेसिस्टेंट, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। ये क्या काम करता है? तो पोटेशियम रेगुलेट करने का काम करता है। क्या? स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग। स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग, इसको रेगुलेट करने का काम करता है, जिससे कि वाटर लॉस जो है ये कम होता है। वाटर यूज एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए पोटेशियम उत्तरदायी होता है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। और उसके अलावा यहाँ पर अगर पोटेशियम ऑप्शन में नहीं रहे तो फिर फॉस्फोरस इसका सही आंसर होगा। इस चीज को भी याद रख लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13, पूसा मेघाली इज एन इम्प्रूव्ड वेराइटी ऑफ। पूसा मेघाली जो है निम्नलिखित में से किस प्रकार की उन्नत किस्म है? कैरोट, रेडिस, बीटरूट, टर्निप, गार्लिक, लहसुन। तो यहाँ पे जो पूसा मेघाली इंप्रूव वेराइटी है ये किस क्रॉप की वेराइटी है? तो पूसा मेघाली जो इंप्रूव वैरायटी है ये कैरोट की है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, कैरोट। क्यों है ये इंप्रूव वैरायटी? क्योंकि इसका उपज अच्छा है, उपज अच्छा है, रंग इसका आकर्षक है, जड़ की गुणवत्ता इसमें अच्छी होती है, जड़ की गुणवत्ता है ये इसमें अच्छा है। तो ये सब इसका प्रॉपर्टी है, ये सब इसका गुण है, जिसके कारण ये इंप्रूव वैरायटी के नाम से जानी जाती है, पूसा मेघाली, जो कि कैरोट का है। कैरोट की और वैरायटी की कौन कौन से हैं तो यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि पूसा केसर हो गया, पूसा केसर हो गया, नानतेस हो गया, चेंतेनाय हो गया, पूसा रुधिरा हो गया। तो ये सारा किसका वैरायटी है? तो ये सब कैरोट की वैरायटी है। नेक्स्ट है यहाँ पे पूसा मुक्ता एन इम्प्रूव वैरायटी ऑफ कैबेज इज रेसिस्टेंट टू। पूसा मुक्ता पत्ता गोभी कैबेज की एक उन्नत किस्म है, किस रोग के लिए प्रतिरोधी है? व्हाइट रोट, ब्लैक रोट, डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू, रूट रोट, जड़ सड़न। तो पूसा मुक्ता जो है ये IARI के द्वारा डेवलप किया गया है। IARI, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि कहां पर है? न्यू दिल्ली में है। इसके द्वारा ये डेवलप किया गया है। ये किसके प्रति प्रतिरोधी होता है? तो ये ब्लैक रोड के प्रति, काला विगलन जो होता है इसके प्रति प्रतिरोधी होता है। किसका किस्म है? तो कैबेज का किस्म है। ब्लैक रोड जो है इसका जीवाणु का नाम क्या है? किस जीवाणु के द्वारा होता है? तो जैंथोमोनास कैंपेस्ट्रिस, ये इसका जीवाणु का नाम है। ब्लैक रॉट का किसमें देखने को मिलता है? तो ये पत्ता गोभी में देखने को मिलता है। क्या नाम है? पूसा मुक्ता वैरायटी का। कहां से डेवलप हुआ? IRI, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, विच फ्रूट इज मोस्ट सुटेड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मार्मलेड। मुरब्बा जो है मार्मलेड बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा फल सर्वाधिक उपयुक्त है? लीची, ऑरेंज, गुआभा, मैंगो, आंवला। तो यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन में कि मुरब्बा बनाना है मार्मलेड, तो इसके लिए जो उपयुक्त फल है वो कौन सा है? तो यहाँ पे मार्मलेड की बात करेंगे तो ये क्या है? तो एक तरह का फ्रूट प्रिजर्व है।
फ्रूट प्रिजर्व है, किससे बनाया जाता है? तो मेनली सिट्रस फ्रूट से। तो यहाँ पे सिट्रस फ्रूट का एग्जांपल कौन है? ऑरेंज। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑरेंज। इसके निर्माण के लिए जो फल होता है, फल का रस होता है, उसका गुद्दा और छिलका पतले पतले टुकड़े में उपयोग किया जाता है और इससे यहाँ पर फिर मार्मेलेड का फॉर्मेशन किया जाता है। लीची की बात करेंगे तो लीची से क्या बनता है? स्क्वैश, जूस, ये बनता है। गुआवा से बात करेंगे तो जेली। मैंगो से क्या बनता है? पिकल और नेक्टर। पिकल जो अचार हो गया, इसका फॉर्मेशन होता है, नेक्टर का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द येलो पिगमेंट इन पपाया फ्रूट इज। पपीता जो है, पपाया फल में पाया जाने वाला पीला वर्णक येलो पिगमेंट कौन सा है? कैरोटीन, एंथोसाइनिन, जेंथोफिल, कैरिकाजेंथिन, नन ऑफ दिस। तो पपाया में जो येलो पिगमेंट होता है ये किसके कारण होता है? कौन सा येलो पिगमेंट होता है इसमें? तो यहाँ पर जो येलो पिगमेंट पपाया में होता है, इसका जो मेन रीजन है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, कैरिकाजेंथिन। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर जो कैरोटीन है ऑप्शन नंबर ए, ये भी पपीते में पाया जाता है, लेकिन विशेष पीला जो वर्णक है वो कैरिकाजेंथिन के कारण ही आता है। एंथोसाइनिन की बात करेंगे तो एंथोसाइनिन जो है ये लाल, नीला और बैंगनी, इन सब कलर के लिए जो उत्तरदायी यहाँ पर होता है वो एंथोसाइनिन होता है। जेंथोफिल की बात करेंगे तो सामान्य पीला वर्णक है, लेकिन पपाया में नहीं पाया जाता। इसके अलावा जो बात करेंगे यहाँ पे टोमेटो में जो रेड पिगमेंट होता है, टोमेटो का लाल रंग क्यों होता है? तो लाइकोपिन के कारण। कैरोट का ऑरेंज पिगमेंट, ऑरेंज पिगमेंट किसके कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण। वाटरमेलन का रेड पिगमेंट किसके कारण होता है? ये भी लाइकोपिन के कारण। ब्रिंजल में पर्पल कलर किसके कारण होता है? तो पर्पल मैंने बताया बैंगनी, ये किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, द सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ पाइनएप्पल इज। अनानास जो है, पाइनएप्पल की उत्पत्ति स्थान, सेंटर ऑफ ओरिजिन कौन सा है? ब्राजील, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान। तो यहाँ पर पाइनएप्पल का ओरिजिन स्थान बताना आपको पांचों ऑप्शन में से। तो यहाँ पर पाइनएप्पल के बारे में कुछ चीज को डिस्कस करेंगे, जैसे कि पाइनएप्पल का बोटानिकल नेम क्या है? बोटानिकल नेम क्या है इसका? तो एनानस कोमोसस। ये इसका बोटानिकल नेम होता है। फैमिली की बात करेंगे, फैमिली क्या है इसकी? तो ब्रोमोलिसी। ब्रोमोलिसी इसकी फैमिली है। इसमें प्रोपगेशन कैसे होता है? इंपॉर्टेंट है। प्रोपगेशन कैसे होता है? तो स्लिप्स के द्वारा, स्लिप्स या फिर यहाँ पे शक्कर का भी यूज होता है। ठीक है। इसका जो ओरिजिन स्थान है वो है ब्राजील। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, आईपीजीआरआई हेडक्वार्टर्स इज सिचुएटेड इन। जो आईपीजीआरआई है, इंटरनेशनल प्लांट जेनेटिक रिसोर्स इंस्टीट्यूट, का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यू दिल्ली, इंडिया, न्यूयॉर्क, यूएसए, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया, रोम, इटली, कनाडा। तो आईपीजीआरआई है, इसका जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल प्लांट जेनेटिक रिसोर्स इंस्टीट्यूट। क्वार्टर की बात करेंगे तो हेडक्वार्टर इसका रोम, इटली में है, इस चीज को याद रखेंगे। और जो एनबीपीजीआर है, एनबीपीजीआर ये कहाँ पे है? तो ये न्यू दिल्ली में है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे, द कंसेप्ट ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। वर्टिकल एवं हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस की अवधारणा जो है किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत की थी? निल्सन, वैन प्लैंक, रॉबिन्सन, रसल, थॉमस। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है, वैन प्लैंक, इनके द्वारा यहाँ पर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल जो रेसिस्टेंट है इसके अवधारण दिया गया था डिजीज रेसिस्टेंस के लिए, पौध प्रतिरोध के लिए, डिजीज रेसिस्टेंस के लिए। यहाँ पर जो वर्टिकल रेसिस्टेंट और हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंट का अवधारणा है ये वैन प्लैंक के द्वारा दिया गया था। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु मेड द फर्स्ट सक्सेसफुल इंटरजेनरिक
क्रॉस बिटवीन ब्रेड व्हीट एंड राई। तो ब्रेड जो वेट है गेहूं, राई के बीच प्रथम अंतरजातीय इंटरजेनरिक संकरण किसने किया था? मुनजिंग 1951, रिम्पू 1888, वेबिलोव 1926, रिचेल 1923, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर ब्रेड व्हीट और राई इन दोनों का जो इंटरजेनिक संकरण है ये रेम्पो के द्वारा 1888 में किया गया था, 1988 में। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। और इसी क्रॉस से फिर आगे चलकर ट्रिटिकेल 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 के विकास का आधार तैयार हुआ और यहाँ पर जो मानव निर्मित अनाज है वो ट्रिटिकेल कहलाया, जो कि गेहूं की उच्च उपज और राई की सहनशीलता को जोड़ते हुए यहाँ पर इसके क्रॉस से बनाया गया। नेक्स्ट यहाँ पे द वर्ड म्यूटेशन वाज फर्स्ट यूज्ड बाय। जो म्यूटेशन वर्ड है, शब्द का प्रथम प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था? मूलर, ह्यूगर डिवरीज, बैटसन, मोर्गन, मेंडल। तो यहाँ पर जो म्यूटेशन है ये किसके द्वारा यूज किया गया फर्स्ट टाइम? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ह्यूगर डिवरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, द ग्रोथ ऑफ टिश्यू ऑफ लिविंग प्लांट्स ऑन अ सुटेबल कल्चर मीडियम इज कॉल्ड। जीवित पौधों के ऊतकों टिश्यू को उपयुक्त पोषक तत्वों पर उगाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एंथर कल्चर, प्लांट टिश्यू कल्चर, जेनेटिक इंजीनियरिंग, नन ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस। तो ये प्लांट टिश्यू कल्चर कहलाएगा। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, हु डिस्कवर द ट्रायंगल ऑफ ब्रेसिका। ब्रेसिका त्रिभुज जो ट्रायंगल ऑफ ब्रेसिका है की अवधारणा किस वैज्ञानिक ने दी थी? रिम्पू ने, नेगाहारू ने, ब्लैक्सली ने, कार्पेचेंको ने, या फिर नन ऑफ दीज। तो ये जो ब्रेसिका ट्रायंगल है ये नेगाहारू के द्वारा दिया गया। कब दिया गया? तो 1935 में, 1935 में। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पे, एन इंसेक्टिसाइड यूज्ड एज अ सीड ट्रीटमेंट फॉर द मैनेजमेंट ऑफ सकिंग पेस्ट इज। रस चूसक कीटों सकिंग पेस्ट के प्रबंधन हेतु बीज उपचार सीड ट्रीटमेंट में प्रयुक्त कीटनाशक कौन सी है? डाइजिनोन, इमिडाक्लोरोपिड, एंड्रीन, फेनवेलेरेट, नन ऑफ दिस। तो सकिंग पेस्ट के प्रबंधन हेतु जो बीज उपचार है, सीड ट्रीटमेंट है, इसके लिए जो यूज किया जाता है वो है इमिडाक्लोरोपिड। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। तो ये कैसा इंसेक्टिसाइड है? तो ये सिस्टमिक नियोनिकोटिनॉइड इंसेक्टिसाइड है। सिस्टमिक नियोनिकोटिनॉइड इंसेक्टिसाइड। इसका जो उपयोग है सीड ट्रीटमेंट में, जैसे कि यहां पर एफिड हो गया, जैसिड हो गया, व्हाइट फ्लाई हो गया, थ्रिप्स हो गया, ये सब जो है ये सकिंग पेस्ट है। तो इनका जो ट्रीटमेंट किया जाता है इसके लिए यूज किया जाता है इमिडाक्लोरोपिड। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। यहां से आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, जो एफिड है, जैसिड है, व्हाइट फ्लाई है, थ्रिप्स है, इनका जो ऑर्डर है वो क्या है? मैंने पिछले क्लास में आपको बताया है ऑर्डर इनका क्या है। इस चीज का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर इसका आंसर जानना है तो पिछले क्लासेस को देखिए, पिछले वीडियोस को देखिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे, सोरघम सूट फ्लाई लेस एग ऑन विच पार्ट ऑफ द प्लांट। ज्वार की सूट फ्लाई जो है, एथ्रिगोना सोकोटा, अपने अंडे पौधे के किस भाग पर देती है? लोअर सरफेस ऑफ लीव ब्लेड्स, पत्ती की निचली सतह, अपर सरफेस ऑफ लीव्स, पत्तियों की ऊपरी सतह, फ्लावर्स फूलों पर, रूट्स जड़ों पर, नन ऑफ दिस। तो जो सोरगम सूट फ्लाई है ये अंडे कहां पर देती है? तो इनका जो एग लेइंग साइट है वो है आपका लोअर सरफेस ऑफ लीव ब्लेड। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। और ये क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या सिम्टम्स होता है? तो डेड हार्ट ये कॉज करता है। कौन सा डिजीज? डेड हार्ट। होस्ट क्रॉप की बात करेंगे तो होस्ट क्रॉप कौन है? तो सोरघम। क्वेश्चन में भी यही पूछा है, होस्ट क्रॉप। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंट्रोड्यूस पेस्ट ऑफ कॉफी? निम्नलिखित में से कॉफी का कौन सा कीट भारत में बाह्य इंट्रोड्यूस एक्सोटिव कीट माना जाता है? ग्रीन बग, स्टेम बोरर, बेरी बोरर, मिली बग, नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, जो बेरी बोरर है, कॉफी बेरी बोरर, ये एक विनाशकारी कीट माना जाता है। विश्व का सबसे यहाँ पर विनाशकारी कीट की बात करेंगे कॉफी में, वो है बेरी बोरर। इस चीज को याद करेंगे, ये इंडिया का नहीं है, ये बाहर देश का है, इसीलिए इसको एक्सोटिक पेस्ट कहा जाता है। तो यहाँ पर बीटल्स जो होते हैं, बीटल्स कॉफी की बेरी में छेद करते हैं और अंडे देती है। कॉफी के बेरी को छेद करके उसमें अंडे दे देती है, जिसके कारण यहाँ पर जो फसल है वो खराब हो जाती है, जो बेरीज है वो खराब हो जाती है। तो इसीलिए ये विनाशकारी कहा जाता है पूरे वर्ल्ड भर में। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विल्ट डिजीज ऑफ शुगर केन वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन इंडिया फ्रॉम? भारत में गन्ने का जो विल्ट रोग है, विल्ट डिजीज, सर्वप्रथम कहाँ से रिपोर्ट किया गया था? पंजाब, तमिलनाडु, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड। तो यहाँ पर विल्ट डिजीज की बात करेंगे तो सर्वप्रथम ये कहाँ पे रिपोर्ट किया गया? तो बिहार में। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, बिहार। इसका मुख्य कारक क्या है? कॉटल ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो कौन है? तो फ्यूजेरियम सेकेराई, ये इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है। इसमें क्या होता है कि जितने भी रोगग्रस्त पौधे होते हैं उनकी पत्तियां यहाँ पर कैसी हो जाती है? तो येलो पड़ जाती है, पीली पड़ जाती है, येलो लीव्स देखने को मिलता है, और धीरे धीरे जो है ये सूखने लगता है पूरे तरीके से, और गन्ना का जो उपज है, शुगर केन का जो ईल्ड है वो कम हो जाता है, प्रभावित होता है। तो ये कहाँ पे रिपोर्ट किया गया? तो ये बिहार में सर्वप्रथम। यहाँ पर आपको एक और क्वेश्चन दिया जा रहा है कि कैंसर ऑफ जो शुगर केन है, कैंसर ऑफ शुगर केन, ये किस डिजीज को कहा जाता है? नाम बताना आपको, कमेंट सेक्शन में इसका नाम बताना है। कैंसर ऑफ जो शुगर केन है ये किस डिजीज को कहा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, टेलीविजन ब्रॉडकास्ट फॉर रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया वाज स्टार्टेड इन? भारत में ग्रामीण विकास, रूरल डेवलपमेंट के लिए टेलीविजन जो प्रसारण है कब शुरू किया गया था? 1947, 1957, 1967, 1977, 1987। तो टेलीविजन ब्रॉडकास्ट है ये रूरल डेवलपमेंट में इंडिया में कब शुरू किया गया? तो भारत में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु जो कृषि दर्शन है, कृषि दर्शन है, इसकी शुरुआत कब हुई? 26 जनवरी 1967, 1967 में, 67 में इसकी शुरुआत हुई। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। इसका उद्देश्य क्या था? मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? तो किसानों तक जो आधुनिक कृषि है, तकनीक है, इसको वैज्ञानिक रूप से अच्छे तरीके से जानकारी प्रोवाइड करना। कब हुआ था? 26 जनवरी 1967 में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? गुड़गांव 1920, सेवाग्राम 1920, मार्थिंडम 1921, इटावा 1950। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा जो प्रोजेक्ट है वो कब शुरू हुआ था, कौन सा इसमें गलत है, कौन सा पेयर जो है ये गलत है। तो गुड़गांव जो प्रोजेक्ट है ये 1920 में आया था, ये बिल्कुल सही है। सेवाग्राम भी यहाँ पे 1920 में आया था, ये भी सही है। मार्थिंडम 1921, ये भी सही है। और जो ऑप्शन नंबर डी है इटावा 1950, 1950, ये गलत हो जाएगा। इसका जो ये जो है ये कब शुरू हुआ था? तो ये 1948 में हुआ था। कहां से हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में, इटावा जिला से, उत्तर प्रदेश के इटावा जिला से। ठीक है, किनके नेतृत्व में इसको प्रारंभ किया गया था? तो अल्बर्ट मेयर के द्वारा। एफिल ब्रायन के द्वारा कौन सा यहाँ पर प्रोजेक्ट लाया गया था? तो गुड़गांव, एफ एल ब्रायन के द्वारा। ठीक है, मार्थिंडम की बात करेंगे तो ये किनके द्वारा? तो ये स्पेंसर हैच के द्वारा। कब? 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द रूमिनेंट स्टोमक रिजेंबल द ट्रू स्टोमक? जुगाली करने वाले पशुओं रूमिनेंट्स के आमाशय का कौन सा भाग वास्तविक आमाशय ट्रू स्टोमक कहलाता है? ओमेजम, एबोमेजम, रूमेन, रेटिकुलम, ऑल ऑफ दिस।
तो यहाँ पर बेसिकली आपसे पूछ रहा है कि ट्रू स्टमक क्या होता है। जितने भी यहाँ पर रूमिनेट्स एनिमल है, रूमिनेट्स के जो स्टमक होते हैं उनमें ट्रू स्टमक कौन सा होता है। तो जितने भी रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं उनका जो स्टमक होता है, पेट होता है, वो 4 भाग में बटा होता है। पहला होता है ओमेजम, दूसरा एबोमेजम, तीसरा रूमेन, चौथा होता है रेटिकुलम। लेकिन जो ट्रू स्टमक होता है वो एबोमेजम कहलाता है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। क्यों कहलाता है? क्योंकि जो HCl अम्ल है और जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम है, इनका जो स्रवन है, सिक्रेशन है, ये एबोमेजम से होता है, जो कि खाना को पचाने के लिए काफी उत्तरदायी होता है। इसीलिए जो ट्रू स्टमक कहलाता है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, एबोमेजम। तो ये थे टोटल 30 क्वेश्चन क्लास 4। आई होप आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन थे वो काफी इंपॉर्टेंट थे। IPS A4 प्रीलिम्स एग्जाम को ध्यान में रखकर सारा क्वेश्चन लाया गया था। उसके अलावा यहाँ पर स्लाइड में देख सकते हैं जो एपीकल्चर का पोर्सन है, एपीकल्चर की क्लास है, इसका यहाँ पर वीडियो अपलोड कर दिया गया है यूट्यूब चैनल पे। एग्रीकल्चर MCQ की सीरीज चलाई जा रही है, जो कि आज चौथा क्लास था ऑलरेडी। इससे पहले बाकी के जो क्लासेस है उसको भी आप चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके चेक कर लेंगे, देख लेंगे कंप्लीट वीडियो। सोइल साइंस की भी क्लासेस यहाँ पर लाई जा रही है, एक क्लास ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो इस वीडियो को भी आप लोग देख लेंगे। और इस क्लास का अगर PDF चाहिए होगा तो एग्री टू कल्चर फैमिली जो हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर जुड़ सकते हैं और यहाँ से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर QR कोड भी दिया हुआ है, इसको भी स्कैन करके आप डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपको यहाँ पर आंसर देने के लिए बोला गया है कमेंट सेक्शन में, आप आंसर दीजिए। ठीक है।